तो वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि काफ़ी इवेंटफुल था क्योंकि कल 3 नंबर्स आए हैवी वेट्स, आज भी एक मिड कैप आईटी का नंबर है, कल भी एक फ्रंटलाइन आईटी का नंबर है, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। तो बहुत कुछ था आज जब बाजार में आपको नज़र रखनी होगी। खैर, निफ्टी ने आज 17,200 के ऊपर पूरे दिन सस्टेन किया, बस एक बार बीच में डिप मारा था, 17,160 तक गया था, लेकिन वहां से वापस पुल बैक के बाद 17,200 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ा और 17,262 रादर दिन के ऊपरी स्तरों पर ही मार्केट जाके बंद हुए। आज बाइंग थी मेटल में, इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, जो कि जोरदार तेजी बाजार को प्रोवाइड करा रही थी। बैंक्स के अंदर आज थोड़े बहुत मिला जुला सा कामकाज था। आईटी में आज कहीं खरीदारी कहीं बिकवाली, इन्फोसिस एक समय में 2% ऊपर, विप्रो में आज भारी बिकवाली नंबर्स के बाद। इसके अलावा टीसीएस में बायबैक का सपोर्ट भी था और नंबर्स भी थे, तो मोर लेस फ्लैटिश टोन पे कामकाज। इंडिविजुअली अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, जैसे टाटा इलेक्सी बढ़िया तेजी में आज चल रहा था। इसके अलावा सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर मूव था, लेकिन आज क्लियर कट आपको अगर कहीं भी कुछ एक्शन दिखेगा तो मेटल ही दिखाई पड़ेगा, जहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में तेजी थी, फार्मा में कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा 3 महीने के ऊपरी स्तरों पर मेटल इंडेक्स बंद हुए, और शुगर और ऑटो एंसिलरी, ये दो और ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी। बलरामपुर चीनी अपने नए ऑल टाइम हाई से पहुंच गया। बाकी चीनी के शेयरों में भी कुछ सेलेक्टिव खरीदारी देखने को मिल रही थी। पीएसयू एनर्जी स्पेस के अंदर आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी। बैंकिंग और रियल एस्टेट स्पेस में प्रेशर आज बनता दिखाई पड़ा, स्पेशली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे शेयर, जो कि 4-5% के आसपास तक की बिकवाली भी दिखा रहे थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज फिर एक बार तेजी में आया, पूरा लेकर तेजी में था। ग्लोबल स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट्स जहाँ पर खरीदारी, यूनाइटेड ब्रिवरीज जहाँ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक जहाँ पर खरीदारी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाँ, अभी भी बाजार में जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। जानकार मान रहे हैं कि आप 18,600 18,650 के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। प्री बजट रैली मार्केट में चल रही है, कोई भी डिप मिले 18,050 के आसपास तक की, तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सवाल स्क्रीन दिखनी बंद हो गई आज फिर। ओके, मेरे ख्याल से आज फिर मेरे को सवाल नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, जो सवाल दिख रहे हैं मैं उसकी। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। की बातचीत पहले कर लेता हूँ, डॉक्टर साहब बाकी सवाल भेज ही देंगे। सतीश जी का एक सवाल आया है, उनके पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं 222 रुपये पर, इप्का लैब है 1,060 रुपये पर। इप्का लैब मेरे ख्याल से आपके पास एडजस्टमेंट के बाद किया, आई थिंक इसमें 1:1 स्प्लिट हुआ है, 1:1 बोनस या स्प्लिट हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ है। खैर, लेकिन ये जो जानकार हैं हमारे, उनसे तो ये राय, जब उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अजीत से बात हो रही थी या किसी जानकार से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इप्का लैब में अभी भी जो पोटेंशियल अपसाइड है वो है। तो उस पोटेंशियल अपसाइड के हिसाब से यहाँ बने रहे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो आईबी हाउसिंग है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एवेन्यू अच्छे हो सकते हैं। एक ही फ्लॉ है कि एक तो ये बैन में रहता है यूजुअली, तो अगर बैन से निकलता है तो उससे निकलने के बाद आप इसमें फिर भी लॉन्ग बनते हुए देख सकते हैं। स्टॉक ठीक है, मैनेजमेंट फेरबदल हो रहा है, सिचुएशन बेटर हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैन में है, तो बैन में तुरंत पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चल नहीं पाता, तो फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाती। लेकिन कंपनियां दोनों फंडामेंटली ठीक ठाक ही दिख रही हैं। इप्का ज़्यादा बेटर है, आईबी भी इंप्रूव हो रही है, तो दोनों बने रहना ज़्यादा अकलमंदी रहेगी। अच्छा जी, राजेंद्र सिंह चन्ना साहब का सवाल है, इनके पास बेस्ट प्लेयर इन इथेनॉल सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म। रेणुका से आप इथेनॉल प्लेयर अगर आप बेस्ट ढूंढ रहे हैं सर, वैसे तो प्राज आता है इसके अंदर ज़्यादा अच्छी इथेनॉल स्टोरी के लिए। शुगर कंपनीज हैं, लेकिन शुगर बहुत भागा हुआ है सबका सब, रेणुका को छोड़ के ऑब्वियसली। तो रेणुका से तो अगर आप निकलना चाहते हो निकल सकते हैं, आपके भाव के आसपास ही है। एक लक्ष्मी क्या नाम था, सरस्वती शुगर के नाम से पहले होता था, उसको कहते थे आईएस जैक। हाँ, आईएस जैक, ये कंपनी अच्छी है। सरस्वती शुगर पहले इसको बोलते थे। कैश रिच कंपनी है, डेट बहुत मिनिमम डेट है, थोड़ा नीचे कहीं मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। फ्लोट थोड़ा कम रहता है, ज़रा ध्यान संभल के इसमें आप ट्रेड करिएगा। लेकिन इस कंपनी ने अपना इथेनॉल प्लांट शुरू किया है रिसेंटली यमुनानगर में, तो आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसी स्टोरी में प्ले करना चाहते हैं। इंडिया ग्लाइकॉल, प्राज इंडस्ट्री और ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इथेनॉल में कामकाज करते हैं। अच्छा, फ्रेश बाइंग इन टाटा एलेक्सी एंड मदरसन। कौशिक साहब, अभी मदरसन को तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि मदरसन में एडजस्टमेंट हुए हैं आज। वो एडजस्टमेंट इनके मर्जर डी मर्जर को लेकर है, तो उसको तो आप अभी अवॉइड करिए, कल वो एक्सडेट हो जाएगी।
दूसरी तरफ आ रहा है टाटा एलेक्सी, ये बढ़िया कंपनी है, लेकिन कोई झटका दे तो आप खरीदारी करें। आज बढ़िया तेज़ी में था, डिस्पाइट की अनुमान था कि थोड़ा बहुत आईटी में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो ये चल रहा था। किसी दिन इसके नंबर आएंगे और ख़राब नंबर आ गए और झटका दे दे नीचे का, तो वो एक मौका रहेगा आपके लिए, वहाँ पर आप इस्तेमाल करिएगा। किसी सडन एक फॉल के अंदर इसको आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टाटा एलेक्सी 1-200, 2-400, 500, 1000, 2000 वाला आइटम नहीं है। इसको आप रखिए आराम से। मुझे आज भी याद है 800 रुपये पे मेरे कई जानने वाले दोस्तों के पास ये शेयर पड़े हैं, वो आज भी रखे बैठे हैं, बेच नहीं रहे। तो इस तरह ही कंपनी है, क्वालिटी के साथ आप बनिएगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और मदरसन हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, ONGC एंड विप्रो कैन वी होल्ड लॉन्ग टर्म, दे आर मल्टी बैगर, आई हैव 20 क्वांटिटीज ईच। सक्सेना साहब, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि पहले तो बैगर की स्पेलिंग ठीक करिए, बैगर की स्पेलिंग ये वाली नहीं होगी। एनीवेज, तो विप्रो के केस में ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, बहुत बड़ी तेज़ी। आप कभी पढ़िएगा इसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में, मल्टी बैगर तो ये बन चुका है ऑलरेडी। और ONGC के केस में 2010 से लेकर आज तक मतलब जितने सालों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ये शेयर अपने ओरिजिनल भाव तक भी नहीं पहुँच पाया है। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ज़्यादा समझता हूँ, और ये PSU है तो ऑब्वियसली बात है हर हायर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग भी आती है। तो बेटर यही है कि आप विप्रो को तो होल्ड करें, लेकिन ONGC तेज़ी मिले या रीजनेबल प्रॉफिट मिले आप निकल सकते हो। कंपनियाँ अच्छी हैं दोनों ही, लेकिन स्टॉक वाइज ONGC थोड़ा कमज़ोर दिखता है विप्रो के कंपैरिजन में, तो विप्रो ज़्यादा बेटर है। आपको टाइम देना पड़ सकता है विप्रो में, लेकिन ONGC के केस में सरकारी है, इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है, 3rd लार्जेस्ट इक्विटी फ्लोट ऑफ इंडिया है वोडाफोन और IOB के बाद। तो बेटर यही कि आप कोशिश करके यहाँ तेज़ी मिले तो निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। डिविडेंड प्ले यहाँ पे ऑब्वियसली बना ही रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील करंट रेट पे, झा साहब ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, इन्होंने कहा था कि इसमें बिकवाली आएगी मेटल में, वो बॉटम बन गया मेटल का, वहाँ से एक बढ़िया पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। तो वो दिन तक तो ठीक था टाटा स्टील, आज थोड़ा चल गया है, तो अब आप इसमें एंटर करना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनफैक्ट ये मारा मारे फिर रहे थे पूरे मेटल, तब आपको एंटर करना चाहिए था। अभी की सिचुएशन के हिसाब से वेट कर लीजिए, एक झटका और देगा कभी नीचे तो आप एंटर कर सकते हैं। बाकी नंबर्स को अगर आप आधार मानते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको समय देना पड़ेगा। विप्रो में बातचीत कर ही चुके हैं। ओके, व्हाट इज द ग्रोथ चांसेस ऑफ टाटा इन्वेस्टमेंट? सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है टाटा इन्वेस्टमेंट के केस में। टाटा इन्वेस्टमेंट वैसे तो ये पेरेंट नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये टाटा ग्रुप की पेरेंट है और सारी कंपनियों में इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, तो ऐसा नहीं है, वो टाटा सन्स ही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है जो जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल बिजनेस देखती है। कभी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर टाटा के इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाटा इन्वेस्टमेंट के अंडर में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके बाकी फाइनेंसेस, म्यूचुअल फंड एंड ऑल कारोबार, इसके पास अलग अलग कंपनियों की होल्डिंग भी है, लेकिन वो होल्डिंग इनके अंडर में नहीं आती है, वो होल्डिंग की वैल्यू नहीं है। तो आमतौर पे आपको जो जानकार मिलेंगे वो यही बात करते हुए दिखते हैं कि इसमें होल्डिंग वैल्यू बहुत है। होल्डिंग वैल्यू है, लेकिन सिर्फ वही है ये नहीं, इसके फाइनेंसिस कारोबार भी इसके अंदर आता है। तो आप उस हिसाब से देख रहे हैं कि इसकी होल्डिंग वैल्यू इतनी बैठती है, मार्केट कैप इतनी कम है, तो चलना चाहिए। ये भी एक ट्रिगर ठीक है, लेकिन यही इकलौता ट्रिगर है ये नहीं सही है, इसलिए आप इसको ठीक से आंक लें, उसके हिसाब से कॉल लें। 2 कंपनी अच्छी है, टाटा ग्रुप की बैकिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी चीज़ों को इसमें आप खंगाल लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कंपनी ठीक है, इन टोटल आप बने रह सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा हिस्सा पोर्टफोलियो का यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द इशू विद HUL 1 year on 2% रिटर्न इवन आफ्टर दिस बुल रन? अनिल साहब, 2004 से 2010 या 1994 से 2000, इस ड्यूरेशन में जरा HUL का चार्ट आप कभी देखिएगा। अपनी हिस्ट्री में सबसे लंबा कंसोलिडेशन अगर किसी बाजार के स्टॉक ने दिया है तो वो HUL है। उसको TCS भी, ITC भी अब तक नहीं तोड़ पाया, सोचिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन है उसमें। HUL सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये की रेंज में रहा है पूरे 12 से 15 साल। HUL मेगा जाइंट है FMCG का, एवरीबडी नो, 100 साल से ज़्यादा पुरानी एग्जिस्टेंस है इंडिया में। हर 10 में से 9 घर यूज़ होते हैं, जो मैं हमेशा कहता भी हूँ HUL के। फूड बिजनेस में, कॉस्मेटिक बिजनेस में, बाकी FMCG प्रोडक्ट्स में कंपनियाँ कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये कोर स्टॉक है, कोर बिजनेस का स्टॉक है, कोर कारोबार में आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि FMCG स्पेस छोटा है, मतलब स्टेबल है, वो बहुत भागता नहीं, बहुत टूटता नहीं, धीरे धीरे चलता है।
अब वो धीरे धीरे सेक्टर में चलने में लीडर भी HUL है, जो वो भी धीरे धीरे ही चलता है। तो एक तो सेक्टर स्लो, ऊपर से स्टॉक स्लो, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर रणनीति रखेंगे। डिविडेंड मिलता रहेगा, ग्रोथ मिलती रहेगी, ये पोर्टफोलियो को सुसज्जित करता रहेगा अच्छे स्टॉक्स के तौर पे। बट एग्रेसिव अगर आप इस तरह के शेयरों से कंपेयर करेंगे, TTML, JP इंफ्रा, JP एसोसिएट्स या GTL इंफ्रा, इस तरह के शेयरों से जो 2 रुपये का शेयर 4 रुपये हो जाए, इस तरह के शेयरों में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो गलत करेंगे। HUL इज़ क्वालिटी, और क्वालिटी समय लेती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। वो पैसा ऐसे नहीं चलता कि वो 1 दिन में डबल हो जाए, 4 दिन में डबल हो जाए, 1 महीने में डबल हो जाए। सर ये तरह के स्टॉक्स को आपको होल्ड करना पड़ता है एक लंबी ड्यूरेशन तक, ताकि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करें, एक बेस बना कर रखे आपके पोर्टफोलियो का। उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और वैल्यू बाइंग लाइक CG पावर एंड IB रियल। मनीष साहब, ये सवाल है तो आप जवाब जानते ही हैं, शायद आपने वही लिखा है। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन को भी आप ऐड कर ही सकते हैं इसमें। उसके भी हम 1170 रुपये से जिक्र करते चले आ रहे हैं, आज वो 1600 रुपये तक पहुँच ही चुका है। अभी भी मेरा स्टांस वही है कि 1170 मिल जाए तो आप ज़रूर ले लीजिए, 1270 में मिल जाए तो भी आप ज़रूर ले लीजिए, अगर किसी बुरे दौर में आ जाए तो। HDFC बैंक 1529 होल्ड करना चाहिए सुजॉय साहब, क्योंकि ऑब्वियस बात है बैंकिंग स्पेस का मेजर है, सैटरडे को नंबर है। अगर मीडियम टर्म के लिए है तो ऑब्वियस बात है नंबर बहुत कुछ इंपैक्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियस बात है HDFC बैंक की बात कर रहे हैं तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है दोनों में। तो आप कॉल ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। कल शायद थोड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगी, परसों नंबर है तो बाजार प्रीएम्प्ट करता है नंबर्स को, उससे पहले रिएक्शन देगा। अगर आप मीडियम टर्म है तो उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। ओके, सिद्धार्थ मलिक साहब बोल रहे हैं होलसेल फार्मा डीलर्स गिव मोर डिस्काउंट ऑन मल्टीनेशनल ब्रांड्स मेडिसिन इन कंपैरिजन टू इंडियन ब्रांड्स, माय ऑब्जर्वेशन। सर मैं इसमें क्या ऐड करूं? देखिए सर, बहुत ज़्यादा बड़ा जानकार तो मैं नहीं हूं फार्मा का, लेकिन मुझे इतना पता है कि जेनरिक और जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस होते हैं उनमें जेनरिक कंपनीज को यूजुअली रॉयल्टी मिलती है फॉर देयर रिसर्च जो वो करते हैं उस दवा को बनाने को लेकर, और उनका एक्चुअल जो दवा बनाते हैं उनको वो मिलता है, उनको रॉयल्टी मिलती है उस दवा को बनाने को लेकर। फिर उसका जेनरिक वर्जन इंडिया में बनता है और वो जेनरिक वर्जन को हम यूज़ करते हैं। जितनी मेरी समझ कहती है, लिमिटेड जानकारी जो मेरी कहती है, वो ये कि पहले शायद इसीलिए हमको थोड़ी कम नॉच की दवा दी जाती है, और जब दवा का स्वरूप बढ़ाना होता है तो और बेटर साइड की या और ओरिजिनल दवा दी जाती है ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। इसीलिए शायद ये सिचुएशंस बनती हैं। इसीलिए फाइज़र और नोवार्टिस और GSK ऐसी कंपनीज़ को ज़्यादा रॉयल्टी से इनकम होती है, क्योंकि वो उनके पास उसके राइट्स होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आती हैं डिवीज़ जैसी कंपनियां, रेड्डीज़ जैसी कंपनियां, जो कि उसके अंदर अपनी दवा का जेनरिक वर्जन बना के इंडिया में बेचती हैं या एक्सपोर्ट करती हैं। तो आप किस प्लेयर के साथ जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। फार्मा के सभी नाम सही हैं, डॉक्टर रेड्डीज़, फाइज़र, नोवार्टिस। बस नोवार्टिस चलता कम है स्टॉक के हिसाब से, लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉस मेकिंग है 2। सनोफी, तो आप इसमें से कौन सा कैडर चुनना चाहते हैं? 2 मल्टीनेशनल चुन रहे हैं तो सनोफी, फ्लेक्स और फाइज़र, और अगर 2 डोमेस्टिक चुन रहे हैं तो रेड्डीज़ और रिवीस, जिनको आप देख सकते हैं ये मेजर प्लेयर्स हैं। छोटे प्लेयर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग रही है वो भी ठीक ठाक कंपनी, ग्लैंड फार्मा ऐसी कंपनियाँ भी अच्छी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, टाटा मोटर 600 शेयर 120 रुपये लॉन्ग टर्म। विनेश साहब का सवाल है और बहुत सारे कमेंट शायद वो लिख भी चुके हैं। विनेश साहब, एक तो पहला मेरा फेसबुक नहीं चल रहा, तो डायरेक्टर साहब जो भेज रहे हैं मैं वही पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, 120 रुपये में आपने ले रखा, तो आपको सोचने की क्या जरूरत है? आराम से आप बैठे रहिए, सही दाम पर तो आपके शेयर हैं, 600 शेयर हैं। आपको अगर लग रहा है कि नहीं नीचे आ जाएगा तो बेटर है 150 शेयर बेच दीजिए। 150 शेयर बेचते आपके सारे शेयर फ्री के हो जाएंगे, वो सारे शेयर आप छोड़ दीजिए फिर हमेशा के लिए, जहाँ मर्जी जाएँ उसके बाद, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो। और अगर ज़रूरत हो तो बात ही अलग है, फिर तो आप सब कुछ ही बेच देंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब TTML भी ऊपर जा रहा था, तब गाबा सर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये बात साफ किया था कि हर तेज़ी में आप एटलीस्ट अपनी कैपिटल को निकाल लीजिए। इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि कभी भी तेज़ी मिले अपने कैपिटल को एटलीस्ट आप प्रोटेक्ट कर लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। कैपिटल बचा रहेगा कई सालों तक तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन आपके पास टाटा मोटर सही दाम पर है 120 रुपये में, आपको ये उम्मीद हमेशा रहेगी कि और बढ़ेगा, और वो नीचे आ गया तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। तो बेटर ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एटलीस्ट कुछ पैसा आप निकाल लीजिए, ताकि आपका कैपिटल बच जाए। उसके बाद प्रॉफिट से ऊपर भी जाएगा तो भी उम्मीद रहेगी, नीचे भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे कॉल ले सकते हैं इस पर। कंपनी अच्छी है ऑब्वियसली।
ओके, BHEL 63 का है सवाल, अब नहीं है, हैं? ये तो शायद डायरेक्टर साहब भेज रहे हैं मुझे अच्छा, पुरुषोत्तम जी का सवाल है कि BHEL क्या करें, 67 क्रूशियल जोन है, वो पार होता है तो तेजी बढ़ सकती है, वहीं पे मेजरली सप्लाईज आती है जो जानकार मानते हैं, नीचे 58, ऊपर 67। ओके, लास्टली पिडीलाइट, राइट टाइम टू एंटर फॉर 3-5 ईयर्स। चक्रवर्ती साहब थोड़ा और नीचे जब ये पीछे आया था ना तब ज़्यादा बेटर टाइम था, अब तो चल चुका है, थोड़ा नीचे फिर मिले तो आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी के लिए नहीं। मौके तलाशते रहिए, अपनी लिस्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपकी ये सूची के स्टॉक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, पिडीलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर, ये सब मोनोपोलीज जिनकी मैं 100 बार चर्चा कर चुका हूँ, इनकी लिस्ट बना लीजिए और जैसे ही आपको सही दाम मिले उन्हें दबोच लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है। चलिए, इसी नोट के साथ अब कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को लोहड़ी की भी। और आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।